नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक समीक्षा टाइप का ये वीडियो ला रहा हूँ। इसमें मैं एक मोटर ओडी क्लेम केस है जो डिस्प्यूटेड रहा है और उस मोटर ओडी क्लेम विषय पे मैं कुछ समीक्षा करूँगा, अपने विचार रखूँगा। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं इस मोटर ओडी क्लेम के विषय में कुछ पॉइंट्स रखूँगा और शायद इससे लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिले। अगर कोई विवाद मोटर ओडी क्लेम के विषय में कोई बीमा कंपनी से विवाद है तो हम उस विवाद को कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हम अपना सही हक या निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार मैंने महसूस किया ऐसा होता है कि व्यक्ति सही होता है या इंश्योर्ड सही होता है, लेकिन सही होने के बावजूद भी वो उसको सही न्याय नहीं मिल पाता, उसका सही वाजिब हक नहीं मिल पाता। तो जो इसका एक बड़ा कारण है वो यह भी है कि बहुत सारे लोग अपनी सही बात को सही तरीके से जो भी न्यायिक अथॉरिटी है या बीमा कंपनी है उसके समक्ष नहीं रख पाते, जिस वजह से सही होने के बाद भी वो हार जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता और जो गलत है वो जीत जाता है। तो इसी संदर्भ में ये एक बीमा मोटर ओडी क्लेम केस है जो बीमा लोकपाल ऑफिस में गया था। बीमा धारक अपने केस को बीमा लोकपाल ऑफिस में लेके गया और लेकिन वहाँ से भी उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आया। और मेरे पास चूँकि मैं मोटर ओडी क्लेम के विषय में काफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ जानता हूँ। तो मुझे ये जो डिसीज़न है बड़ा अटपटा लगा, बड़ा अजीब लगा, या कहूँ कि ख़राब लगा। तो इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं अक्सर बीमा लोकपाल की जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की वेबसाइट है उस पे जाता हूँ। वहाँ पे उनके जो भी डिसीजन होते हैं वो मंथ वाइज वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। उनको डाउनलोड करके आप कोई भी पढ़ सकता है। तो ये जो मैं जिस डिसीजन की बात कर रहा हूँ ये मैंने रात पढ़ा है, रात शायद देर रात पढ़ा था, 1 बजे के करीब मैंने ये रात में पढ़ा है। और ये जो डिसीजन है ये अक्टूबर 2022 का डिसीजन है। बीमा लोकपाल ऑफिस तेलंगाना यासन करके कोई जगह है, यानी कि तेलंगाना यानी ये हैदराबाद में ये बीमा लोकपाल ऑफिस है। तो वहाँ से ये निर्णय दिया गया है। तो पहले मैं क्लेम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्लेम क्या है। तो एक मिस्टर शर्मा जी हैं। मैं वैसे इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं जितना भी जानता हूँ उस डिसीज़न को पढ़ के ही जाना हूँ और उसे ही मैं अपने शब्दों में आपके समक्ष रख रहा हूँ। हो सकता है कुछ मुझसे गलती जाने अनजाने में हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना। तो एक मिस्टर शर्मा जी हैं, शर्मा जी थे, उनके पास महिंद्रा XUV 300 गाड़ी थी। बात है ये जुलाई 2021 की। जुलाई 2021 में वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकले। अब वो चले रास्ते में जो है ग्वालियर से आगे एक जगह पड़ती है डाबरा। तो वो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी और मिस्टर शर्मा गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी उनके बेटे के नाम थी। अब अचानक से कहीं से कोई गाय या नील गाय आई जिससे उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और डिवाइडर पर चढ़ गई, डिवाइडर से टकराई, चढ़ी और उसके बाद वो गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी जब वो पलटी, उल्टी एक तरीके से टर्टल हो गई या उल्टी हो गई, कहें ओवरटर्न हो गई, जो भी है वो पलट गई। लेकिन जब इस एक्सीडेंट के दौरान बॉडी में जो डैमेज हुए गाड़ी कुछ देर, चूँकि उनकी स्थिति ऐसी थी एक्सीडेंट में कि वो सब फंस गए थे, तो थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रही
और स्टार्ट होने के कुछ देर बाद वो गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। खैर उन्होंने वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, जो भी है, उस गाड़ी को लोगों, पुलिस आई, मदद की उनकी। गाड़ी को उन्होंने जो भी क्रेन या हाइड्रा बुला के उसको सीधा करवाया। एक मैकेनिक भी बुलाया, उसने गाड़ी देखी, शायद उसने स्टार्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और फिर वो गाड़ी टोइंग वैन के थ्रू, कोई ग्वालियर में महिंद्रा की वर्कशॉप है, ऑथोराइज डीलर वर्कशॉप रॉयल महिंद्रा, वहाँ पर ये गाड़ी को भेजा गया। उसके बाद क्लेम इंटीमेट किया गया बीमा कंपनी को। बीमा कंपनी थी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। अगर हम मोटर प्रीमियम के नज़रिए से कहें तो ये हमारे देश की साधारण बीमा में सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कहने से आशय मेरा ये है कि सबसे बीमा प्रीमियम में जो हिस्सेदारी है वो सबसे बड़ी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है। तो वहाँ क्लेम इंटीमेट हुआ, बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर उस क्लेम केस के लिए नियुक्त किया। सर्वेयर साहब ने गाड़ी सर्वे की, जो भी उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरी हुई, गाड़ी रिपेयर होने लगी। और गाड़ी चूँकि मेजर लॉस थी तो गाड़ी को रिपेयर होने में समय तो लगता ही है। गाड़ी 1 महीने में लगभग वो बॉडी लाइन से ठीक हो गई। उसके बाद जब वर्कशॉप ने उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो वर्कशॉप ने उसको चेक किया तो उन्होंने देखा इसकी तो इंजन में भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये बात इंश्योर्ड को बताई। इंश्योर्ड ने कहा ठीक है साहब, अगर इंजन भी डैमेज है तो जो है आप भी एस्टीमेट बनाइए, बीमा कंपनी को देते हैं। तो वर्कशॉप ने एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया जो इंजन लॉस से रिलेटेड पार्ट्स थे उसमें, और वो बीमा कंपनी ऑब्लिक सर्वेयर साहब को दिया। तो उसके बाद सर्वेयर साहब ने गाड़ी दोबारा से चेक किया, जो भी है, लेकिन सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी दोनों ने वो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो इंजन लॉस के लिए था उसको मना कर दिया। बोले भाई ये जो इंजन के पार्ट्स हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे, क्योंकि जो आपकी गाड़ी का इंजन है उस पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट। वो उस पर एक्सटर्नल इम्पैक्ट ढूंढ रहे थे सर्वेयर साहब। उनका कहना था इस पर कोई चोट या हिट का निशान नहीं है, और आपकी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज भी नहीं है, तो इसलिए आपका इंजन का लॉस तो नहीं मिलेगा। ये जो इंजन का लॉस है कि जो सर्वेयर साहब ने बताया कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है और ये पॉलिसी में कवरेज नहीं होता। और सब इंश्योर्ड बड़ा परेशान, चूँकि ये लगभग 2 लाख रुपए के करीब का खर्च था। उसने बीमा कंपनी भी बात की, लेकिन सब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई ठीक से, उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बीमा कंपनी ने खैर इंश्योर्ड ने कहा भाई गाड़ी जो भी है मुझे तो रिपेयर करानी है, रिपेयर करो। वर्कशॉप से कहा, गाड़ी रिपेयर हुई, लगभग 5.5 लाख रुपए का उसका रिपेयर बिल बना। सर्वेयर साहब ने रिपोर्ट बनाई, बीमा कंपनी ने बिल बना, टोटल रिपेयर बिल बना 5.5 लाख रुपए। 5,48,000 कुछ था, लेकिन मैं राउंड फिगर 550 कर लेता हूँ। उसके बाद जो सर्वेयर साहब ने रिपोर्ट बनाई, जो इंश्योर्ड को क्लेम मिलना चाहिए, वो बनाई 3,09,000 रुपये के आसपास। मैं उसको 310 मान लेता हूँ। यानी बिल और जो क्लेम मिलना इंश्योर्ड को, उसमें लगभग 2,40,000 रुपये का फ़र्क था। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एक तो इंजन के पार्ट्स ही नहीं दे रहे और कुछ चीज़ें और भी थी जो वो नहीं दे रहे थे। तो इंश्योर्ड ने इसके लिए कंप्लेन की फिर से। तो बीमा कंपनी ने जवाब दिया साहब, एक तो 1,70,000 के करीब तो जो इंजन के पार्ट्स हैं जो डैमेज हैं वो हम नहीं दे रहे, हम भी नहीं दे रहे, सर्वेयर साहब भी नहीं दे रहे, असेस नहीं किया है। दूसरा, जो काफ़ी सारे कंज्यूमेबल्स हैं तो वो 35,000 या कोई फिगर है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, वो नहीं मिलेंगे। साल्वेज अमाउंट है जो 6,000 डिडक्ट किया गया, वो नहीं मिलेगा।
और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एस्टीमेट में मांगे ही नहीं गए हैं, वो इसलिए नहीं मिलेंगे। बिल में तो है लेकिन एस्टीमेट में नहीं मांगे गए, वो इसलिए नहीं मिलेंगे। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका रेट बिल में ज़्यादा है और शायद एस्टीमेट में कम है, तो वो इसलिए वो रेट नहीं मिलेगा। तो ये सब मिला के और एक्सेस क्लोज 1000 रुपये है, तो कुल मिला के ये 2,40,000 रुपये इसलिए कम मिलेंगे। इसके बाद साहब इंश्योर्ड बड़ा परेशान। वो सिकंदराबाद में उनका घर था मिस्टर शर्मा का, उन्होंने वहाँ बीमा लोकपाल ऑफिस तेलंगाना में, हैदराबाद में इसके लिए शिकायत दर्ज की और उसके बाद फिर एक लंबे प्रोसेस के बाद ये अभी जो अक्टूबर में फ़ैसला आया। वैसे मैंने इसके हियरिंग की डेट मुझे ठीक से ध्यान नहीं, हो सकता 15-20 दिन पहले होगी, यानी हम 9वें महीने में मान सकते हैं, या हो सकता अक्टूबर में ही सुनवाई हो। यहाँ भी बहुत धीरे धीरे काम होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है आजकल बीमा लोकपाल ऑफिस में, जबकि वैसे टोटल 90 डेज़ का टाइम है। लेकिन मुझे अभी निश्चित तौर पे नहीं पता डेट्स इसकी, तो मैं इसलिए इस बारे में ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। फिर जब वहाँ सुनवाई हुई, उसमें बीमा कंपनी के एसडीएम सर्वेयर साहब बीमा कंपनी की तरफ से आए और इधर से इंश्योर्ड के फादर आए। इंश्योर्ड के फादर ने कहा साहब मेरी गाड़ी तो नीलगाय आई, उससे बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर पे चढ़ी और पलट गई, तो इंजन का जो लॉस है वो भी एक्सीडेंट ही है, तो मुझे इसका क्लेम मिलना चाहिए। ठीक है, उनकी बात सुनी गई। उसके बाद सर्वेयर साहब से पूछा गया, यह सर्वेयर साहब ने बताया जो भी। सर्वेयर साहब ने कहा साहब ये गाड़ी का ठीक है एक्सीडेंट हुआ, डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर पे चढ़ी और पलट गई। जब ये गाड़ी उल्टी हुई तो इस पोजीशन में जो इसका जो ऑयल है, इंजन ऑयल, वो पिस्टन पे आ गया और पिस्टन पे आने की वजह से इसका इंजन जो है वो डैमेज हो गया है। चूँकि इंजन डैमेज तो हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इस पॉलिसी में इंश्योर्ड के पास एड ऑन इंजन प्रोटेक्शन कवरेज नहीं है, तो इसलिए ये क्लेम इंजन जो लॉस हुआ है वो नहीं मिलेगा। तो बाकी जो और चीज़ें उन्होंने डिडक्ट की हुई थी, कंज्यूमेबल या पार्ट्स रेट या जो एस्टीमेट में नहीं मांगी गई और बिल में है या सालवे, उनके विषय पे कोई इस निर्णय में नहीं लिखा हुआ था। तो ये सर्वेयर साहब ने कहा। बीमा कंपनी का भी जवाब इसमें है। बीमा कंपनी ने कहा साहब हमने एक IRDA अप्रूव्ड सर्वेयर लगाया, उनकी रिपोर्ट में ये इंजन लॉस असेस नहीं किया है। सर्वेयर साहब ने जो ना करने की एक वजह लिखी थी कि ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, इसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बोलते हैं, जो ये इंजन डैमेज हुआ है, और ये लॉस बीमा पॉलिसी के में कवरेज नहीं है, उसके स्कोप में नहीं आता, तो इसलिए ये एडमिसिबल नहीं है इंजन का लॉस। ये उनका एक रीज़न था। बीमा कंपनी ने जो अपना रीज़न दिया, उन्होंने सर्वेयर की रिपोर्ट को आधार बताया और उन्होंने बताया कि साहब सर्वेयर की रिपोर्ट को तो आधार बताया ही उन्होंने। तो बीमा कंपनी ने भी वही बताया कि एक कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है। बोले जब ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई, ठीक है साहब हम मानते हैं एक्सीडेंट हुई है, ये गाड़ी पलट गई है, तो जो इंजन ऑयल है वो जब गाड़ी उल्टी हुई तो वो कंबस्टन चैम्बर में आया। कंबस्टन चैम्बर में आके जो पिस्टन का जो गाड़ी चूँकि स्टार्ट रही, बंद कर नहीं पाए ये लोग, तो जो पिस्टन का जो स्पेस है जिसमें वो मूव करता है TDC और BDC, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, तो वहाँ इंजन ऑयल भर गया, जिस वजह से वो उसका पूरा मूविंग स्पेस नहीं मिला, और जिसकी वजह से जो एक मैकेनिक ने चाबी घुमाई, बार बार क्रैंक किया इंजन को, उससे ये लॉस हुआ है। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है और ये पॉलिसी के स्कोप में नहीं है, और
इसलिए ये क्लेम हम नहीं देंगे। जो बाकी जो उनके डैमेज के हैं वो क्लेम दे दिए हैं। बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब दोनों का कहना था कि जो इंजन है, इंजन के ब्लॉक पे या कहीं पे भी या ऑयल सम्प पे नीचे कोई टक्कर का निशान नहीं है, तो इसलिए ये क्लेम नहीं मिलेगा। साहब बीमा जो लोकपाल साहब हैं उन्होंने इन सब की बात सुनी। बीमा लोकपाल साहब कन्विंस हो गए बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर के जो भी ये स्टेटमेंट्स थे, और उन्होंने कहा कि हाँ साहब, बीमा पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कवरेज नहीं है, और ये चूँकि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मामला है, जो इंजन लॉस हुआ है, इसलिए ये इंजन लॉस का क्लेम नहीं मिलेगा। और बीमा कंपनी ने जो ये इंजन का क्लेम नहीं दिया ये जस्टिफाइड है, और इस तरीके से इंश्योर्ड की जो शिकायत है उसको डिसमिस कर दिया। तो इस तरीके से जो उनका केस है वो रिजेक्ट हो गया। अब मैं इस पे समीक्षा पे आता हूँ कि जो मैंने ये आपको कहा है, मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो इसमें खास बात क्या है। सबसे पहले तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जो लोग सक्षम हैं, जिस कुर्सी से मतलब जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे वो हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हैं, वो उतनी ज्ञान या नॉलेज ही नहीं रखते। यहाँ आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। ये इस केस में कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का बहुत जिक्र हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस होता क्या है? जो इन तीनों लोगों ने जिस इंजन लॉस को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताया, वास्तव में वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है ही नहीं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा कोई भी पढ़ सकता है। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे जाके मोटर इंश्योरेंस की बुक लीजिए, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें परिभाषा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की भी मिलेगी। हिंदी में इसे परिणामी हानि कहते हैं, वहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ कि एक आदमी की गाड़ी, या जैसे इनकी मिस्टर शर्मा की गाड़ी एक्सीडेंट हुई वहाँ ग्वालियर या डाबरा में, उस गाड़ी के एक्सीडेंट होने की वजह से जो ये अगर रात में इनको वहाँ होटल में रुकना पड़ा, या जितने दिन वो गाड़ी वर्कशॉप में रही उसके लिए जो इन्होंने अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट, जो कन्वेंस में इनका खर्च हुआ, जो ये चार्जेस हैं, ये परिणामी हानि कहलाती हैं। तो जो मतलब व्हीकल ना होने की वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। ऐसा जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी मोटर इंश्योरेंस की बुक में कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल सेम यही शब्द लिखे हुए हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो बीमा लोकपाल साहब ने, सर्वेयर साहब ने और बीमा कंपनी ने जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, जो नो क्लेम करने का आधार बताया, उसको गलत ही समझा, गलत ही माना और गलत ही तरीके से बताकर किसी के जायज़ क्लेम को मना किया। कोई भी, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही प्रिंसिपल्स होते हैं। उसमें एक प्रॉक्सिमेट कॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ख़ास तौर से मोटर इंश्योरेंस में। मोटर इंश्योरेंस में कुछ पैरल्स होती हैं, पैरल्स मतलब जोखिम, जिनके लिए कवरेज बीमा पॉलिसी में दी हुई है। जैसे फायर रिस्क है मोटर पॉलिसी में, फ्लड है, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है, थेफ्ट है, फ्रॉस्ट है, मैलिशियस एक्ट है, इनंडेशन है। इस तरीके से बहुत सारे अगर हम पॉलिसी में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जो ओडी सेक्शन है या ओडी पॉलिसी जो है उसके आपको उसे ए सेक्शन भी कहते हैं सामान्य भाषा में, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ऐसी करते 8 9 आपको मिल जाएंगे। उसमें वो जो भी पैरल्स हैं, जोखिम है, वो लिखे हुए हैं जिनके लिए कवरेज है। तो ये जो दूसरा एक चीज़ होती है प्रॉक्सिमेट कॉज। जो प्रॉक्सिमेट कॉज ये है कि जिस कारण, जो मेन 2 कारण भी हो सकते हैं किसी दुर्घटना के, एक के बाद एक, जो मेन इम्पोर्टेंट दुर्घटना का रीज़न है वो उसको प्रॉक्सिमेट कॉज बोलते हैं।
वो हमारी कवरेज के अंतर्गत अगर पॉलिसी के आता है तो क्लेम एडमिसिबल है, और अगर नहीं आता तो क्लेम एडमिसिबल नहीं है। अब वो जो इस क्लेम में एक्सटर्नल इम्पैक्ट ढूंढ रहे थे, तो वो एक्सटर्नल इम्पैक्ट होना या ना होना ब्लॉक पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो केस था ये एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस पैरिल के अंतर्गत आता है। बाह्य कारण भी इसको कह सकते हैं। इस मैं बाह्य कारण कह रहा हूँ, बाह्य इम्पैक्ट नहीं कह, एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हमारे देश में उसे एक्सटर्नल इम्पैक्ट ही समझते रहते हैं, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स को। तो हमारा देश ऐसा ही है, यहाँ लोग जानना समझना और अप्लाई करना ही नहीं चाहते सही को, जो मैंने अनुभव किया है ख़ास तौर से इंश्योरेंस में। ये जो क्लेम है इसमें मिस्टर शर्मा के साथ जो हुआ, ये बिल्कुल इसी का जीता जागता उदाहरण है कि 3 लोगों ने, बीमा कंपनी, सर्वेयर, अप्रूव्ड सर्वे और बीमा लोकपाल ऑफिस, जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को गलत तरीके से समझा और समझ रहे थे और अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको एक मिस्टर शर्मा को क्लेम नहीं मिला। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट कॉज इस गाड़ी में एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स था, जो वो गाड़ी नील गाय सामने आई, उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई, चढ़ी और जाके पलट गई। जब गाड़ी उल्टी हो गई तो उस समय आदमी सीट बेल्ट लगाए हुए हैं पोजीशन, और एकदम से एक्सीडेंट हो जाए तो समझ में भी नहीं आता, गाड़ी उनकी स्टार्ट रही। तो यहाँ इंजन सीज होने के बहुत चांसेस हैं। जो ऑयल पैन है, गाड़ी उल्टी हो गई, उल्टी होने पे ऑयल पैन ऊपर आ गया और जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ गया है। तो ऑयल पैन में वो सब इधर उधर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इधर उधर भाग जाएगा, और जो ऑयल पैन है उसके अंदर जो स्ट्रेनर है जिससे ऑयल आता है वो सबसे नीचे होता है। यानी कि गाड़ी की जो इंजन मूविंग पार्ट हैं, जो ऑयल जाना है वो जाना ही बंद हो जाएगा। तो जिसके कारण बहुत चांस हैं कि बहुत ही जल्दी, चूँकि ऑयल नहीं होगा स्टारवेशन की वजह से, तो गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। दूसरी वजह ये है कि वो वाकई में कंबस्टन चैम्बर में इंजन ऑयल जा सकता है, जैसे भी जाए, और पिस्टन पे जो भी जिस तरीके से भी आता है, तो जिस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस होता है, तो उस तरीके से भी, चूँकि ऑयल तो कंप्रेस नहीं होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस की कंडीशन भी हो सकती है और इंजन को लॉस हो सकता है। तो ये 2 चांस हैं। बाकी तो मतलब इंजन को तो लॉस हुआ ही है, और किस वजह से हुआ, क्योंकि गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उसके बाद गाड़ी पलट गई। तो इसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कह के मना करना ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। तो इसलिए जो मैंने ये आपको ये समीक्षा की, या जो भी मैंने बताया, इसलिए बताया कि कभी आपको अगर बीमा विवाद कोई होता है, किसी भी बीमा से रिलेटेड हो सकता है, मोटर ही नहीं और भी कोई, तो आप उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि बीमा कंपनी आपका क्लेम या जो अप्रूव्ड सर्वेयर है वो क्यों मना कर रहे हैं, और जो रीज़न उन्होंने दिया है उसको जानें कि उसकी परिभाषा है क्या, उनसे मांगें। जैसे कि इस केस में कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को बार बार दोहराया गया, बीमा कंपनी ने भी, अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने भी, और बीमा लोकपाल साहब। लेकिन अगर इंश्योर थोड़ी सी कोशिश करते कि ये जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कह रहे हैं इसकी परिभाषा है क्या, वास्तव में जो उनके साथ जो दुर्घटना हुई है, जो नुकसान है इंजन का, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है भी या नहीं है। अगर वो शायद पहले से जानते तो अपनी बात को अच्छी तरीके से बीमा लोकपाल ऑफिस में रख सकते थे या बीमा कंपनी में भी रख सकते थे, और शायद न्याय पाने के चांस और ज़्यादा रहते और शायद मिल भी जाता। दूसरा, एक और चीज़ इसमें मैं अभी इसमें थोड़ी सी समीक्षा और करूँगा। उन्होंने कहा साहब ये कंज्यूमेबल हैं, ये नहीं मिलेंगे। तब मैं पता नहीं कितनी बार इंडियन मोटर टैरिफ पे ये स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है उनकी लैंग्वेज पढ़ चुका हूँ, चाहे प्राइवेट कार हो, कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी हो या 2 व्हीलर। वहाँ कहीं भी ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ कहीं नहीं लिखा कि ये पार्ट फला फला बोनट या शीशा या छत, फेंडर, डोर,
डिक्की या इंजन के पार्ट या ये कवरेज हैं, यह नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज है और कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज नहीं है, उनका क्लेम नहीं मिलता। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अनुसार पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत क्लेम को इंडेमनीफाई करना होता है। और ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल नामक शब्द कहीं नहीं आता। अगर कोई इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और मना कर रहा है तो समझिए कि वो तार्किक तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉलिसी में कहीं नहीं। तीसरी चीज़ इसमें रेट एस्टीमेट में पार्ट्स का ना होना। तो इंडेमनिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो खर्च है, यानी जो रिपेयर बिल है जो इंश्योर्ड ने खर्च किया उसके अनुसार होता है। अगर एस्टीमेट में नहीं भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो डैमेज है पार्ट, आप एस्टीमेट एक और कॉपी में लिखवा के ले सकते हैं। और नहीं भी लेते तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी एस्टीमेट के बेसिस पे इंडेमनिफिकेशन का आधार नहीं लिखा हुआ है। वो अगर पॉलिसी कंडीशन 3 आप पढ़ सकते हैं, एक्चुअल एंड रीजनेबल रिपेयर कॉस्ट सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। तो ये कहना भी वहाँ जो उन्होंने ब्रेकअप दिया वो गलत था। और एक जो चौथा चीज़ रेट, कुछ लोग मैंने भी अनुभव किया है कि अगर एस्टीमेट में 10 रुपये लिखे हैं और वो कॉस्ट जो उस पार्ट की एक्चुअल कॉस्ट है 15 रुपये, मतलब 15 रुपये उसकी कॉस्ट ही है, चाहे वो जो डीलर के यहाँ जो रेट है वो गलती से 10 रुपये लिख गया या 12 लिख गया या हो सकता 25 एस्टीमेट ज़्यादा लिख गया, तो जो उसके एक्चुअल कॉस्ट है वो देनी होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल एंड रीजनेबल कॉस्ट के लिए। लेकिन यहाँ भी उस पर कम किया। एक चीज़ साल्वे 6000 काटी। बीमा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लेम इंडेमनीफाई करे। अगर वो साल्वे चाहे, इंश्योर्ड एग्री करता है कि वो 6000 में लेने को तैयार है, खुद उसको निपट लेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सर वो बोलता है इंश्योर्ड के साथ मुझे नहीं चाहिए ये साल्वेज, आप तो मेरा क्लेम दो, आप बेच के दो, कैसे भी दो, तो ये फिर बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। ऐसे किसी का साल्वेज भी नहीं काट सकते। तो यहाँ हमारे देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है बीमा में, और बहुत कम लोग हैं जो सही चीज़ों को समझते हैं या अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो मिस्टर शर्मा के साथ हुआ, मुझे बड़ी उनके साथ, मतलब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ मुझे सही शब्द भी नहीं आ रहा, लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ। और बीमा लोकपाल ऑफिस अगर वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को नहीं जानेंगे, जो हमारे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा को सही से अप्लाई नहीं करेगी। एक अप्रूव्ड सर्वेयर जिसे संबंधित बीमा का एक्सपर्ट माना जाता है, अगर वो कॉन्सिक्वेंशियल उस जो मोटर ब्रांच है उसमें एक शब्द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को सही से अप्लाई नहीं करेगा, सही से समझेगा नहीं, तो वास्तव